नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी इस वीडियो में। आपको बताएंगे INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत जिसे स्वदेशी विमान वाहक 1 यानी कि IAC-1 के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित एक विमान वाहक पोत है। ये भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक पोत है। विक्रांत नाम संस्कृत विक्रांत शाब्दिक रूप से आगे बढ़ने का अर्थ है, यानी कि साहसी। जहाज का आदर्श वाक्य जयमा सयूदी स्पृधा है, जो त्रग्वेद से लिया गया है और इसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। जहाज के डिजाइन पर काम 1999 में शुरू हुआ था और फरवरी 2009 में उलटना बिछाया गया था। वाहक को 29 दिसंबर 2011 को अपने सूखे गोदी से बाहर निकाला गया और 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2020 में बेसिन परीक्षण पूरा किया गया और जहाज ने अगस्त 2021 में समुद्री परीक्षण शुरू किया। विक्रांत को अगस्त 2022 तक सेवा में शामिल किया जाना है, जिसमें विमान के उड़ान परीक्षण 2030 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले समुद्री परीक्षण के समय परियोजना की कुल लागत लगभग 23,000 करोड़ यानी कि $, 3.2 बिलियन थी। पृष्ठभूमि 1999 में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप यानी कि ADS के तहत एक विमान वाहक पोत INS विक्रांत के विकास और निर्माण को अधिकृत किया। उस समय तक उम्र बढ़ने वाले सी हैरियर बेड़े को देखते हुए आश्रय पत्र को एक वाहक के लिए बुलाया गया था, जो अधिक आधुनिक जेट लड़ाकू विमानों को ले जाएगा। 2001 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL ने एक स्पष्ट सकी जंप के साथ 32,000 टन के टॉप बार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी डिजाइन को देखते हुए एक ग्राफिक चित्रण जारी किया। विमान वाहक परियोजना को अंततः जनवरी 2003 में औपचारिक सरकारी अनुमोदन प्राप्त हुआ। तब तक मिकियोन मिग यानी कि 29K को संचालित करने के लिए 37,500 टन के वाहक के लिए डिजाइन अपडेट की मांग की गई थी। भारत ने 3 वाहक बेड़े का विकल्प चुना, जिसमें प्रत्येक समुद्री तट पर एक वाहक युद्ध समूह तैनात था और एक तीसरा वाहक रिजर्व में रखा गया था, ताकि आर्थिक हितों और व्यापारिक यातायात की रक्षा के लिए और मानवीय प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए अपने दोनों किनारों की लगातार रक्षा की जा सके। आपदाओं के समय चूंकि एक वाहक सहायता के लिए जरूरतमंद आबादी को ताजे पानी, चिकित्सा सहायता और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की स्व उत्पादक आपूर्ति प्रदान कर सकता है। अगस्त 2006 में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि पोत के लिए पदनाम वायु रक्षा जहाज ADS से बदलकर स्वदेशी विमान वाहक IAC कर दिया गया है। व्यजनापूर्ण ADS को नौसैनिक निर्माण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए नियोजक चरणों में अपनाया गया था। डिजाइन में अंतिम संशोधन के वाहक के विस्थापन को 37,500 टन से बढ़ाकर 40,000 टन से अधिक कर दिया गया। जहाज की लंबाई 292 मीटर यानी कि 827 फीट से बढ़ाकर 262 मीटर और 860 फीट हो गई। डिजाइन स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 262 मीटर 860 फीट लंबा और 62 मीटर से लेकर 203 फीट चौड़ा है और लगभग 45,000 मीट्रिक टन यानी कि 44,000 लंबा टन विस्थापित करता है। इसमें स्की जंप के साथ STO बार यानी के कॉन्फ़िगरेशन है। डेक को मिग 29 की जैसे विमान को वाहक से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 30 विमानों तक के वायु समूह को ले जाने की उम्मीद है, जिसमें 24 से लेकर 26 फिक्स्ड विंग लड़ाकू विमान शामिल होंगे, मुख्य रूप से मिग 29 के। इसके अलावा 10 कामोव और 32 या वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर ले जाएंगे। का 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग यानी कि AEW भूमिका को पूरा करेगा और सी किंग पनडुब्बी रोधी युद्ध ACW विक्रांत 2 शाफ्ट पर 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM 2500 प्लस गैस टरबाइन द्वारा संचालित है, जो 80 मेगावाट यानी कि 1,10,000 HP से अधिक बिजली पैदा करता है। वाहकों के लिए गियरबॉक्स एलेकॉन इंजीनियरिंग द्वारा डिजाइन और आपूर्ति की गई थी। पोत की लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली को टाटा पावर
स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन द्वारा हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान और मार्स रूस के सहयोग से विकसित किया गया था। ये भारतीय नौसेना के लिए एक निजी कंपनी द्वारा विकसित पहला CMS है और इसे 28 मार्च 2019 को नौसेना को सौंप दिया गया था। निर्माण विक्रांत भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया जाने वाला पहला विमान वाहक पोत है और कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया जाने वाला पहला युद्ध पोत है। इसके निर्माण में बड़ी संख्या में निजी और सार्वजनिक फर्मों की भागीदारी शामिल है। DMRL और स्टील अथॉरिटी SAIL ने भारत में DMR 249 ग्रेड स्टील के निर्माण के लिए सुविधाओं का निर्माण किया है। कथित तौर पर बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ और राउरकेला स्टील प्लांट, ओडिशा में हल, फ्लाइट डेक और फ्लोर डिब्बों के लिए 26,000 टन 3 प्रकार के विशेष स्टील का निर्माण किया गया था। इसके कारण विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला जहाज है जिसे पूरी तरह से घरेलू स्तर पर उत्पादित स्टील का उपयोग करके बनाया गया है। मुख्य स्विच बोर्ड, स्टीयरिंग गियर और वाटर टाइट हिच का निर्माण लार्सन एंड टर्बो द्वारा मुंबई और तलेगांव में किया गया है। पुणे में किर्लोस्कर समूह के संयंत्रों में उच्च क्षमता वाले एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निर्माण किया गया है। अधिकांश पंपों की आपूर्ति बेस्ट और क्रॉम्पटन द्वारा की गई है। वाहक वायु समूह भारत ने अपने विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और नियोजित स्वदेशी विमान वाहक पोत से संचालन के लिए कई विमानों पर विचार किया। भारत ने रूसी सुखोई Su-33 का मूल्यांकन किया, लेकिन हल्के MiG-29 के को चुना क्योंकि विक्रमादित्य छोटा था और उसके पास विमान गोलेला की कमी थी। 28 जनवरी 2010 को यह बताया गया कि भारत और रूस IAC-1 से संचालित करने के लिए MiG-27 के लड़ाकू विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब थे। इसके अलावा नौसेना ने स्वदेशी HAL तेजस के 6 नौसैनिक संस्करणों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जून 2012 में फ्लाइट ग्लोबल ने बताया कि भारतीय नौसेना इन वाहकों पर डसॉल्ट राफेल M नौसेना संस्करण के उपयोग पर विचार कर रही थी। दिसंबर 2016 में नौसेना ने घोषणा की कि HAL तेजस वाहक संचालन के लिए अधिक वजन वाला था और अन्य विकल्पों पर ध्यान दिया जाएगा। नौसेना ने IAC-1 के लिए प्राथमिक विमान के रूप में MiG-29 के साथ समझौता किया। जनवरी 2017 के अंत में भारतीय नौसेना ने 57 मल्टी रोल करियर बोन फ्लाइट्स के लिए सूचना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध यानी कि RFI जारी किया। मुख्य मुकाबला बोइंग FA-18E F सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट राफेल M के बीच था। ये दोनों विमान विक्रांत और विक्रमादित्य पर संचालित है। युद्ध में भूमिका विक्रांत के कारण भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। हालांकि इस पोत के लिए एक बॉयलर्स में कुछ समस्या थी और सीमित रफ्तार में इसको काम करना पड़ता था। फिर भी 1970 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। INS विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बन चुका था कि वो किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहते थे। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पनडुब्बी PNS गाजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। INS विक्रांत को यदि क्षति पहुंचती तो पाक सेना पर भारतीय सेना ने इसी विमान वाहक पोत के जरिए जो मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया गया था वो खत्म हो जाता। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर पेश किया। जब पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी ने INS राजपूत पर विक्रांत समझकर हमला किया तो INS राजपूत ने गाजी को तबाह कर दिया। सेवा मुक्ति युद्ध के बाद INS विक्रांत के इंजन, बॉयलर और अन्य तकनीकी उपकरणों की मरम्मत करके जहाज का जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन कुछ सालों तक सेवा में रहने के बाद इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, जिस वजह से 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्ति के बाद भी INS विक्रांत आकर्षण का केंद्र बना रहा। सभी देशों से लोग इसे देखने के लिए आते थे। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। मौजूदा समय में ये जहाज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। अब इसका नाम बदलकर INS विक्रांत कर दिया गया है। INS का पूरा नाम इंडियन म्यूजियम शिप है। जहाज की खासियत
INS विक्रांत 25 नॉट्स यानी कि 25 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। बाद में तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी रफ्तार करीब 12 नॉट्स या 12 समुद्री मील प्रति घंटा हो गई थी। इसकी लंबाई 192 मीटर, बीम 24.4 मीटर और ड्राफ्ट 7.3 मीटर था। इस पोत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर होंगे तैनात। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उसका फ्लाइट डेक होता है, यानी उसका रनवे। ये करीब 262 मीटर लंबा है, यानी 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा। विक्रांत की चौड़ाई है करीब 62 मीटर और ऊंचाई है 50 मीटर। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इन 30 एयरक्राफ्ट में 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 हेलीकॉप्टर। इन 20 लड़ाकू विमानों में 12 रूस से लिए गए MiG-29 के फाइटर जेट्स होंगे, जिन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। MiG-29 के अलावा 08 भारत के स्वदेशी LCA नेवी एयरक्राफ्ट या फिर उसका ही ट्यून इंजन वर्जन यानी कि TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर होगा। हालांकि इसको बनाने में अभी काफी वक्त लग सकता है। ये दोनों विमान फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। हार्बर और समुद्री परीक्षण 31 अक्टूबर 2019 को कोचीन शिपयार्ड को परियोजना के तीसरे चरण के लिए 3000 करोड़ यानी कि $420 मिलियन का अनुबंधन प्राप्त हुआ है। इस अनुबंधन में बंदरगाह परीक्षणों, समुद्री परीक्षणों के लिए धन और इसके हथियारों के दौरान जहाज के लिए समर्थन और इसकी डिलीवरी के बाद विमानन परीक्षण शामिल थे। दिसंबर 2019 में ये बताया गया कि इंजनों को चालू कर दिया गया है। सितंबर 2020 तक विक्रांत ने बंदरगाह परीक्षण पूरा कर लिया था, जबकि बेसिन परीक्षण अक्टूबर 2020 में प्रणोदन, विद्युत पारेषण और शाफ्टिंग सिस्टम की जांच के लिए शुरू हुआ था। परियोजना के अंतिम चरण समुद्री परीक्षणों का मार्ग प्रशस्त करते हुए बेसिन परीक्षण पूरा किया गया। अप्रैल 2021 में बताया गया कि विक्रांत पर लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM को एकीकृत करने के लिए काम शुरू हो गया। 15 जून 2021 को विक्रांत को केरल के कोची में एर्नाकुलम घाट पर ले जाया गया। 25 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IAC की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि वाहक जुलाई में अपना समुद्री परीक्षण शुरू करेगा। 4 अगस्त को अंतः समुद्री परीक्षण शुरू हुआ, जिसमें अगस्त 2022 में पोत के चालू होने की घोषणा थी। समुद्री परीक्षण की पहली यात्रा 8 अगस्त 2021 को सफलतापूर्वक पूरी हुई। समापन और कमीशनिंग। INS विक्रांत को अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। इसके विमान पूरक के उड़ान परीक्षण 2023 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद जहाज पूरी तरह से चालू हो जाएगा। मार्च 2020 में पता चलता है कि इसके कमीशन के बाद नौसेना चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टुर्बो के शिपयार्ड में विक्रांत को तैनात करेगी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि विशाखापट्टनम के पास रामबिली में नियोजित नौसैनिक अड्डा अभी तैयार नहीं हुआ है। नौसेना जहाज की अंतरिम बर्थिंग के लिए 2022 और 2030 के बीच 8 साल के लिए कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 260 मीटर बर्थ लीज पर लेना चाहती है। तब तक रामबिली में नौसेना बेस उपलब्ध होने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना ना भूलें।